इस फिल्म का आगाज होता है और हमें एक न्यूज रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि एक मिसिंग लड़के की इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रही थी। इसे एक सुराग मिलता है और वो अकेले ही इस लड़के को बचाने के लिए निकल जाती है। वो एक बिल्डिंग के कमरे में इंटर होती है और देखती है कि एक आदमी इस लड़के को तेजधार चाकू से काटने की कोशिश कर रहा है। तभी वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है और इस आदमी पर हमला कर देती है और उस लड़के को भागने के लिए कहती है। और यहाँ से मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन फिल्म द फ्यूरियस का फाइट सीन शुरू होता है। ये रिपोर्टर भी लड़ाई की टेक्निक्स जानती थी और हर हमले को अपने मुक्कों और टांगों से मार रही थी, जबकि वो लड़का बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके सामने एक आदमी तीर कमान लेकर आता है और इसे तीर मारकर इसकी हत्या कर देता है। रिपोर्टर ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो आदमी उस रिपोर्टर पर निशाना लगा देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इस सीन का अंत नहीं दिखाया जाता। सुबह होती है और एक आदमी जिसका नाम वांग वी है, जो इस फिल्म का मेन हीरो है, अपना बैग उठाकर काम पर जाने लगता है। तभी इसकी बेटी जेनी इससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर वांग हाथों के इशारों से बात करते हुए कहता है कि वो काम पर जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ये आदमी बोल नहीं सकता। इसकी बेटी इसके साथ जाना चाहती है। वांग इसे भी अपने साथ ले जाता है। वो प्लम्बर का काम करता है और एक होटल में पाइप ठीक कर रहा होता है, जबकि इसकी बेटी वहाँ की वीडियो बना रही होती है। वो बताती है कि कैसे इसका पिता मेहनत से काम करता है। इसका पिता इशारों से कहता है कि इसकी वीडियो मत बनाओ। काम खत्म करने के बाद वो अपनी मजदूरी लेकर होटल से बाहर निकल जाते हैं और रोड पर चलते हुए आइसक्रीम खाते हैं और बातें करते दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें इस रिपोर्टर का पति नेविन दिखाया जाता है, जिसकी पत्नी फिल्म के स्टार्ट में लड़के को बचाने गई थी। लड़का तो मारा गया था, मगर इस रिपोर्टर का कोई सुराग नहीं मिला, जो कि नेवन और मुख्तलिफ गैंगस्टर के बीच रहकर अपनी पत्नी का सुराग लगा रहा था। जिसके बाद वांग अपनी बेटी रेनी को कुंग-फू की प्रैक्टिस करवाता है, मगर वो अपने लंबे बालों की वजह से ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। वांग इसके बाल कटवाने के लिए ले जाता है, जहां वो कहती है कि जब इसका पिता इसके साथ है तो इसे कुंग-फू सीखने की क्या जरूरत है। जिस पर वांग इशारों से कहता है कि वो इसके साथ हमेशा नहीं रहेगा, इसे खुद अपनी हिफाजत करना आना चाहिए। ये बात सुनकर रेनी अपने पिता से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और गुस्से में बाहर चली जाती है। वांग इसके पीछे जाने लगता है, मगर दुकान की मालिक अपनी नौकरानी को इसे मनाने के लिए भेज देती है, जिस पर वांग वही बैठ जाता है। जबकि बाहर रेनी के पास एक लड़का आता है जो इसे कहता है कि इसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, इसे मदद चाहिए। जिस पर रेनी इस अनजान लड़के के साथ चली जाती है, जबकि नौकरानी आकर कहती है कि इसे रेनी कहीं भी नहीं मिली। वांग परेशान हो जाता है और जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ वो लड़का रेनी को सामान उठाने वाली गाड़ी तक ले जाता है, जहां एक मोटा गंजा आदमी रेनी पर बोरी डालकर इसे उठाकर गाड़ी में फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इतने में वांग वहां तक पहुंच जाता है और इस आदमी पर बने हुए टैटूज देखकर इस पर शक करता है। इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाता, वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, जबकि वांग उनका पीछा करता है। वो एक शॉर्टकट रास्ते से होता हुआ इनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है और गाड़ी के दरवाजे से लटक कर गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा देता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है और ड्राइवर से हाथापाई करके गाड़ी की चाबी दूर फेंक देता है। इतनी देर में वो मोटा गंजा आदमी भी आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मोटे आदमी की ताकत वांग से ज्यादा होती है और वो वांग को पटक पटक कर मारता है, मगर वांग भी हार नहीं मानता और जमकर मुकाबला करता है। इतनी देर में मोटे आदमी का साथी भी गाड़ी से निकल आता है और अब वो दो लोग थे और वांग अकेला। वो गुंडे लोग भी लड़ाई में माहिर थे और वांग को उठाकर करीब की एक बिल्डिंग में ले जाते हैं, जहां वो एक दूसरे की अच्छी तरह पिटाई करते हैं। वांग मोटे आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है, जबकि दूसरे आदमी के हाथ में लोहे का रोड लग जाता है, जिससे वो वांग को मारता है और वांग जख्मी हो जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और बाहर गाड़ी में रखे हुए सामान के बीच अपनी बेटी को तलाश करता है। इतनी देर में वो गुंडा वापस आ जाता है और गाड़ी के अंदर लड़ाई चल रही होती है। तभी वांग बोरी खींच लेता है और इसे रेनी नजर आ जाती है, जो बेहोश थी। इतने में मोटा आदमी फिर से एक बड़ी लोहे की रॉड लेकर आ जाता है और वांग पर हमला कर देता है, इसे गाड़ी से नीचे गिरा देता है। इतनी देर में ड्राइवर तारों को जोड़कर गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि वांग इनका पीछा नहीं छोड़ता और पैदल ही इनके पीछे भागता है। वो उन तक पहुंचने ही वाला होता है कि रोड पर चलती हुई एक गाड़ी वांग को टक्कर मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इतनी देर में किडनैपर्स बहुत दूर निकल जाते हैं और वांग को नजर नहीं आते।
जिसके बाद वांग पुलिस के पास जाता है और इन्हें लिख कर सारी बात बताता है, मगर वहाँ पर पुलिस का कैप्टन आ जाता है जो वांग को शांत होने का कहता है। वो कहता है कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मगर इसे अपनी बारी का इंतजार करना होगा। वांग गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। तभी वो देखता है कि बोर्ड पर और भी मिसिंग बच्चों की तस्वीरें लगी होती हैं, जिस पर इसे लगता है कि पुलिस इसकी हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वांग घर वापस आता है और ठंडे पानी से अपने जख्म साफ करता है, जिसके बाद वो अपना काम वाला छोटा हथौड़ा उठाता है और अपनी बेटी की तलाश करने निकल पड़ता है। इसे इस गाड़ी में एक बॉक्सिंग क्लब का लोगो नजर आया था और वो इसी से तलाश शुरू करने वाला था। वांग बॉक्सिंग क्लब पहुंच जाता है, जहां वो उन किडनैपर्स को भी देख लेता है, जिनके साथ रिपोर्टर नेविन होता है, जो खुफिया तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वांग भी कुछ नहीं करता और खामोश रहकर इनका पीछा करता है, क्योंकि इसने अपनी बेटी को तलाश करना था। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर गैंगस्टर बनकर इन किडनैपर्स के बॉस मिस्टर सॉन्ग से मिलता है। इनके बीच बातचीत चल रही होती है। तभी उनके बॉस को नेविन पर डाउट होता है और वो इसे गले से पकड़ लेता है और पूछता है कि वो कौन है, मगर नेविन इसे बातों में उलझा लेता है और इसे यकीन दिलाता है कि वो भी बच्चों का स्मगलर है। दूसरी तरफ वो किडनैपर भी वांग को पहचान लेता है और इस पर हमला करता है, मगर वांग अपना बचाव करता है और वापस हमला करता है। इस तरह एक बार फिर से इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। किडनैपर भागकर माइक पर सबको बताता है कि हमारे क्लब में दुश्मन घुस आया है, इसे मार दो, जिस पर क्लब के सारे फाइटर्स और गैंगस्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब बॉस को इस लड़ाई की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो फिर इस रिपोर्टर नेविन पर शक करता है और अपने लोगों से कहता है कि इसे मार दो, जिस पर अब नेविन और उन गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नेविन भी एक कुंफू प्रोफेशनल फाइटर था। वो उन गुंडों को बुरी तरह मारता है, जबकि बाहर वांग भी गुंडों से लड़ रहा था। वो लड़ते लड़ते बॉक्सिंग रिंग में उतर जाता है, जहां दो फाइटर्स इसके सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो अपनी जैकेट से हैमर निकालता है जो वो अपने साथ लाया था और उसी के साथ गुंडों को मारना शुरू कर देता है। किसी की बाजू, किसी की टांग और किसी के सीने पर इसी हैमर से वार करता है, जबकि एक के बाद एक फाइटर्स इस रिंग में आते रहते हैं और जल्द ही इनका ढेर लग जाता है, क्योंकि वांग हार मानने को तैयार नहीं था और अब तो उसके पास डेली काम वाला हैमर भी था। इतनी देर में नेविन भी लड़ता हुआ बाहर आ जाता है। वो इनके कंप्यूटर से डाटा कॉपी कर रहा होता है। तभी वांग अनजाने में इस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वांग अपनी जैकेट उतारता है, जिससे इसकी बेटी की तस्वीर बाहर गिरती है। नेविन समझ जाता है और वांग इसे कहता है कि वो किडनैपर्स का आदमी नहीं है, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों यूएसबी लेकर वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब वांग की बेटी रेनी दिखाई जाती है, जो कि बच्चों के साथ एक बेसमेंट में कैद थी, जो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वो मोटा गंजा आदमी से मार कर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमें नेविन और वांग दिखाए जाते हैं, जो अपनी वैन में वो डेटा चेक कर रहे थे जो वो क्लब से लेकर आए थे, और नेविन इसे सारी हकीकत समझाता है कि ये लोग बच्चों को किडनैप करके इनकी स्मगलिंग करते हैं और इस धंधे का बॉस मिस्टर सॉन्ग है, जिसकी वजह वो कब से तलाश कर रहा था। तभी इन्हें एक फैक्ट्री का सुराग मिलता है, जहां वो किडनैप किए हुए बच्चे हो सकते थे। सुबह तक वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। वांग बिना समय गंवाए फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और जो भी सामने आता है उसको मार देता है, जबकि नेविन फैक्ट्री के पिछले दरवाजे से इंटर होता है ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। नेविन वहाँ देखता है कि किडनैपर्स ने अपने ही लोगों को मारकर बर्फ में जमाया हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वही मोटा गंजा आदमी इस पर हमला कर देता है और इसे उठाकर जमीन पर फेंकता है। इसी बीच वांग भी गुंडों को मारता हुआ फैक्ट्री के अंदर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर स्मगलर्स का बॉस मिस्टर सॉन्ग इस पर गन से एक के बाद एक फायर करता है, मगर वांग बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है और उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वो मोटा गंजा आदमी नेविन को मार रहा था। इससे पहले कि वांग इसकी हेल्प करने के लिए जाता, मिस्टर सॉन्ग अपनी गन लेकर वहां पहुंच जाता है और उन पर फायर करता है। वो दोनों छुप जाते हैं। नेविन पीछे से हमला करता है और बर्फ के ब्लॉक मिस्टर सॉन्ग पर गिराता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब एक तरफ वो मोटा आदमी था जिसने वांग की बेटी को किडनैप किया था और दूसरी तरफ रिपोर्टर नेविन और वांग। मोटा आदमी एक बड़ा सा हथौड़ा उठा लेता है और इन पर हमला कर देता है। दोनों जमकर इसका मुकाबला करते हैं और बारी बारी इसे मारते हैं, मगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसके ऊपर लोहे के ब्लॉक गिराते हैं, जिससे वो जख्मी होकर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, मगर जल्द ही वापस उठ जाता है और पूरी ताकत के साथ उन पर वापस हमला करता है। आखिरकार वो दोनों इससे हथौड़ा छीनने में कामयाब हो जाते हैं। अब मोटे के पास कोई हथियार नहीं था और जख्मी होने की वजह से इसकी ताकत भी आधी रह गई थी, मगर वो अभी भी उन दोनों पर भारी था। वो वांग को उठाकर बेसमेंट में फेंक देता है, जहां वांग को इसकी बेटी की खून से सनी हुई जैकेट मिलती है। वो ये देख कर रोने लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ मोटे के हाथ दोबारा से हथौड़ा लग गया था, जिससे वो नेविन पर एक जोरदार वार करता है और इसे जख्मी कर देता है। वो इसे जान से मारने ही वाला होता है, तभी गुस्से और दुख से भरा हुआ वांग इस पर पीछे से हमला करता है और इसका हथौड़ा छीनकर पूरी ताकत से इसके सर पर वार करता है, जिससे इसकी खोपड़ी टूट जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मगर वांग अभी भी शांत नहीं होता। वो इसे जोर जोर से मुक्कों के साथ मारता है, जबकि नेविन इसे रोकता है कि हम इससे रेनी का पता लगा सकते हैं। इसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग को उठा लेते हैं, जो पास ही बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद हमें पुलिस का वही कैप्टन दिखाया जाता है, जिसने वांग की रिपोर्ट लिखने से इनकार किया था। वो एक बड़े आदमी को फोन करता है और बताता है कि एक चाइनीज अपनी बेटी को तलाश करते हुए यहाँ आया था। इसके बाद वो आदमी चंद बड़े बिजनेसमैन को ब्रीफिंग देता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि किडनैपिंग के धंधे में कुछ गड़बड़ हो गई है और इन तक बच्चों को पहुंचाने में देर हो सकती है। इससे पता चलता है कि न सिर्फ बड़े बड़े लोग इस धंधे में शामिल थे, बल्कि पुलिस के लोग भी उनके साथ मिले हुए थे। अगले सीन में वांग मिस्टर सॉन्ग को जंगले के साथ बांधकर करंट के झटके देता है ताकि इससे बच्चों का पता मालूम कर सके। तब वो कहता है कि जब वो यहाँ से आजाद हो जाएगा तो इसका भी वही हाल करेगा जो इससे पहले रिपोर्टर यानी इसकी पत्नी का किया था। तब नेविन पूछता है कि इसके साथ क्या हुआ था। वो बताता है कि उन्होंने इसके टुकड़े कर दिए थे, जिस पर नेविन करंट को बढ़ा देता है, जबकि दूसरी तरफ रेनी को लोहे की एक तेज धार चीज मिलती है, जिससे वो अंदर आने वाले किडनैपर पर अटैक करके इसे जख्मी कर देती है और सारे बच्चों को वहाँ से भागने का कहती है। वो भाग रहे होते हैं, तभी किडनैपर वहाँ आ जाते हैं और इनको पकड़ने लगते हैं। शोर सुनकर नेविन और वांग भी ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, जो पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग ने अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग का पता बता दिया था। नेविन इस बारे में वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर चुका था, जो कि पुलिस तक इस जगह की खबर पहुँच गई थी। गुंडे रेनी को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी वांग वहाँ पहुँच जाता है। अपने पिता को देखकर रेनी खुश हो जाती है। वो गुंडों को मारने के बाद रेनी को गले लगाता है और ये सीन देखकर नेविन भी खुश हो जाता है। वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर रेनी कहती है कि वहाँ और भी बच्चे कैद हैं, वो उनको आजाद करवाए बगैर नहीं जाना चाहती। तब नेविन कहता है कि वो रेनी को लेकर चला जाए, बाकी वो संभाल लेगा। इतने में पुलिस भी इस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वही कैप्टन वहां आ जाता है, जो स्मगलर्स के साथ मिला हुआ था और पुलिस को अंदर जाने से रोक देता है। तभी बहुत सारे गुंडे हथियारों के साथ वहां आते हैं और पुलिस के पास से गुजरकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वांग भी इनको आता देख लेता है और पास ही खड़ी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और दोनों उन गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो बाकी बच्चों को भी आजाद करवा लेते हैं, मगर गुंडे उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो बच्चों को ऊपर भेजकर खुद गुंडों से लड़ाई करने लग जाते हैं। इसी बीच रेनी एक विंडो से देखती है और नीचे उतरने का रास्ता तलाश करती है। तब वो कर्टन्स उतार कर नीचे लटका देती है और इसके जरिए नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, जिनको नीचे खड़े हुए आम लोग, पुलिस वाले और मीडिया के लोग भी देख लेते हैं, मगर पुलिस उनमें से किसी को भी आगे नहीं जाने देती। आखिरकार एक पुलिस वाला हिम्मत करके कैप्टन के खिलाफ खड़ा होता है, जिस पर सारे पुलिस वाले इसका साथ देते हैं और इन बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतनी देर में सारे बच्चे नीचे उतर चुके थे, मगर रेनी रह गई थी। वो नीचे उतरने की कोशिश करती है और गिर जाती है, मगर लोग इसे बड़ा सा कपड़ा बिछाकर पकड़ लेते हैं और वो बच जाती है। दूसरी तरफ पुलिस बिल्डिंग में घुस जाती है और गुंडों को गोलियां चलाकर काबू कर लेती है। इस तरह सारे गुंडे पुलिस के कब्जे में थे और बच्चे भी बच गए थे, मगर कहानी अभी बाकी थी। उस यंग बिजनेस टाइकून जिसका नाम पैकलोंग था के पास इसके पार्टनर आते हैं, जो मिलकर ये सारे काले धंधे कर रहे थे, जिसमें पुलिस का वो कैप्टन भी शामिल था। वो सारे पैकलोंग को इस घटना का इल्जाम देते हैं, जिस पर इसे गुस्सा आ जाता है और एक आदमी की उंगली को अपने दांतों से काट देता है, जिसके बाद वो वाइन की बोतल उठाकर इसके सर में मारता है और उसी टूटी हुई बोतल से किसी का गला काट देता है तो किसी के पेट में घोंप कर जान से मार देता है। इसी बीच शोर सुनकर इन लोगों के सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। पैकलोंग इन्हें भी मौत के घाट उतार देता है
इसी लड़ाई के बीच अचानक से पैकलोंग की पत्नी भी आ जाती है, जिसे वो देखे बगैर ही चाकू से मार देता है, जिससे इसकी भी मौत हो जाती है। और यूं कुछ ही लम्हों से सारे कमरे में डेड बॉडीज पड़ी थी। सीन पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होता है। जिन बच्चों को पुलिस वाले रिकवर करके लाए थे, इनके पेरेंट्स इन्हें लेने के लिए आए हुए थे और सब खुश थे। पुलिस इंस्पेक्टर वांग से कहती है कि वो उसे कोर्ट के बेल के बगैर नहीं छोड़ सकती, इसलिए सुबह तक इसे यहीं जेल में रहना होगा। सीन शिफ्ट होता है और फैक्ट्री में वही मोटा गंजा दिखाया जाता है, जिसे अब होश आ गया था और गुस्से में बाहर निकल जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर पैकलोंग दिखाया जाता है, जो अपने साथ वही तीर अंदाज लेकर आया था जिसने फिल्म के स्टार्ट में रिपोर्टर और छोटे बच्चे को मारा था। अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर उन लोगों से बदला लेने के लिए जा रहा था। अंदर जाते ही वो तीरों के साथ हमला करता है और जो भी पुलिस वाला इसके सामने आता है, इसे जान से मार देता है, जिसके बाद वो लाइट ऑफ कर देता है। एक पुलिस वाला लाइट चेक करने के लिए जाता है, जिस पर वो आदमी चाकू से अटैक करके इसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद इसे भी तीर मारकर कत्ल कर देता है। शोर सुनकर वो पुलिस इंस्पेक्टर वहां जाती है और इसे हथियार डालने का कहती है, मगर वहां पर पैकलोंग भी आ जाता है, जो इंस्पेक्टर पर रॉड से हमला करता है और इसे जख्मी कर देता है। इतनी देर में वांग और नेविन के हाथ लॉकअप की चाबी लग जाती है, जिससे ताला खोलकर बाहर निकल आते हैं और अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। वो सब वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी पैकलोंग और तीरंदाज इन्हें घेर लेते हैं और लाइट भी वापस आ जाती है। अब लगता है कि इनके दरमियान खूनी फाइट होने वाली थी। नेविन इस पैकलोंग बिजनेस टाइकून पर हमला करता है, जबकि तीरंदाज वांग पर हमला करता है, जिससे एक तीर वांग की बेटी रेनी की टांग पर लग जाता है, मगर वो दोनों बच्चे वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तीरंदाज अब एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है, जिससे वो वांग पर बार बार हमले करते हैं, मगर वांग इसके हर हमले से बच जाता है। जबकि दूसरी तरफ नेविन और पैकलोंग के दरमियान भी जबरदस्त फाइट चल रही थी। लड़ाई के बीच ही दोनों के ओपोनेंट बदल जाते हैं और अब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, मगर वांग और नेविन ज्यादा जख्मी हालत में होते हैं, जबकि दुश्मनों के पास चाकू होते हैं, जिनसे वो उन दोनों पर हमला करते हैं। इनकी लड़ाई के बीच ही वो मोटा गंजा भी आ जाता है, जो कि जंगली जानवर की तरह उन पर टूट पड़ता है, मगर वो नेविन और वांग पर हमला नहीं करता, बल्कि बिजनेसमैन पैकलोंग पर हमला करता है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि इसके बॉस मिस्टर सोंग को पैकलोंग ने जान से मारा था, जिसे वो अपना पिता मानता था। इसलिए वो पैकलोंग से बदला लेता है, लेकिन बीच बीच में गुस्से में वो नेविन और वांग को भी मारता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मिस्टर सोंग मारा गया था। लड़ाई के बीच नेविन को अपनी पत्नी की अंगूठी इसी तीरंदाज के पास नजर आती है, जिस पर वो तीरंदाज बताता है कि इसकी पत्नी को इसी ने मारा था, जिस पर नेविन को बहुत गुस्सा आता है और पूरी ताकत से तीरंदाज पर हमला करता है, मगर इसके चाकू का वार नेविन के सीने के आर पार हो जाता है, लेकिन वो मरते मरते तीरंदाज के गले को अपने दांतों से ही काट देता है, जिससे इस तीरंदाज की भी मौत हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ पैकलोंग भी इस मोटे गंजे के कंधे में चाकू घोंप देता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है और पूरी ताकत से इस पर हमला करता है, मगर इस बार पैकलोंग इसकी टांग काटकर इसे जमीन पर गिरा देता है और चाकू से इसके सीने में घोंप देता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ नेविन की भी मौत हो जाती है। अब पैकलोंग बच्चों की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वांग भी इसके पीछे जाता है और इसे पकड़कर विंडो से बाहर गली में छलांग लगा देता है, मगर अभी भी दोनों बच गए थे और फिर से लड़ाई शुरू करते हैं। पैकलोंग चेन के साथ इसका गला दबा देता है, मगर वांग पूरी ताकत से अपना गला छुड़ा लेता है और इसी चेन से पैकलोंग को जख्मी कर देता है और मुक्कों के वार उसके मुंह पर करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसके बाद वांग भी बेहोश हो जाता है। पैकलोंग एक बार फिर से उठता है और बच्चों पर हमला करने के लिए बढ़ता है, मगर इसे एहसास होता है कि इसका ब्रेन डैमेज हो चुका है और वो अब बच्चों का मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। वो वापस जाने लगता है, मगर रास्ते में ही गिर जाता है, जिससे इसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एक माँ बाप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब वांग, इसकी बेटी रेनी और वो लड़का जिसने रेनी की हेल्प की थी और पुलिस इंस्पेक्टर नेविन की अस्थियां समंदर में बहाते दिखाई जाते हैं। और इन्हीं लम्हात के साथ एक्शन और इमोशन से भरपूर ये मार्शल आर्ट्स फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।